बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज की अहम और बड़ी खबर की। लेस्को का बिजली की तरसील का निजाम तीसरे रोज भी मुतासिर है। 800 मेगावाट के शॉर्टफॉल से 460 से ज्यादा फीडर ट्रिप लोड मैनेजमेंट के नाम पर अक्सर इलाकों में बिजली भी बंद है। ब्रेकडाउन से सनतों में पैदावार, बाजारों में कारोबार मुतासिर और घरों में मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हुआ है, जबकि करोड़ों के नुकसान का भी खदशा है जो कि सामने आया है। लेस्को का बिजली की तरसील का निजाम तीसरे रोज भी मुतासिर हुआ है। गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है, जबकि 800 मेगावाट के शॉर्टफॉल से 460 से ज्यादा फीडर हैं जो कि ट्रिप हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए, इस हवाले से लेस्को की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, शहर में बिजली के बहरान ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। मुसलसल तीसरा रोज़ है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जो बिजली का तरसील का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ज़राए की जानिब से और वजारत पावर डिवीजन की जानिब से जो बताया गया है उसमें रहीम यार खान के करीब 500 kV की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो धुंध की वजह से ट्रिप हुई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अगर इस वक्त बात की जाए तो 460 से ज़्यादा जो फीडर्स हैं वो मुख्तलिफ औकात में गैर एलानिया तौर पर बंद किए गए हैं और वहाँ से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो लेस्को को बिजली फराहम की जा रही है वो आज 200 मेगावाट उसमें इजाफा किया है 1500 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि डिमांड जो है वो 2350 और 360 के दरमियान पहुँच चुकी है। इस तरह 800 से 900 का मेगावाट का शॉर्ट फॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया तौर पर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। और ये तीसरा रोज़ है मुसलसल के लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बिजली का तरसील का निज़ाम पूरी तरह मुतासिर की जानिब से दस्ता साहब ये दावा किया गया था कि निशात पावर प्लांट को फौरी तौर पर चला दिया गया है और वहाँ से जनरेशन सिस्टम में शामिल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आज 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप होने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सिस्टम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लेस्को काम की जानिब से बताया जा रहा है कि चूँकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर और वजारत पावर डिवीजन की हदायत की रोशनी में गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग करके लोड मैनेजमेंट की जा रही है और शहर में जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक शहरी जो इलाके हैं, जो अर्बन एरिया है, यहाँ पर 12 घंटे, जबकि जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर 18 घंटे का शेड्यूल जारी किया गया। ये शेड्यूल जारी होने के बावजूद शॉर्ट फॉल होने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के कंट्रोल रूम है और जो ऑपरेशन विंग के अफसरान हैं वो लोड मैनेजमेंट करने में नाकाम ठहर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन हैं उनको घंटों बिजली बंदिश का सामना। ठीक है शाहिद नदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंतजार के हवाले से रुख करेंगे सर्विसेज अस्पताल का, जहां पर 9 में से 7 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं जो कि बंद हो चुकी हैं और जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गायनी की मरीज खवातीन अल्ट्रासाउंड दूसरे अस्पतालों से करवाने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि आपको बता रहे हैं सर्विस अस्पताल की 9 में से 7 अल्ट्रासाउंड मशीनें बंद हो गई हैं, खराब हो गई हैं। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं जी जाहिद चौधरी बताएगा सर्विस अस्पताल में खराब अल्ट्रासाउंड मशीनें कब तक ठीक होंगी। जी, सर्विसेज अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीनों की खराबी जो है वो उसका मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है और इस वक्त सिर्फ एमरजेंसी और आउटडोर में एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो ठीक काम कर रही है, जबकि 9 में से 7 अल्ट्रासाउंड मशीनें जो हैं वो बंद पड़ी हैं। इंडोर में अल्ट्रासाउंड की सहूलत दस्तयाब नहीं, ख़ास तौर पे जो गायनी के पेशेंट्स अस्पताल का रुख करते हैं उनको अल्ट्रासाउंड के लिए जो है वो दीगर अस्पतालों से रजू करने का मशवरा दिया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड मशीनें जो हैं वो न सिर्फ जो है वो सर्विसेज अस्पताल की पुरानी हो चुकी हैं, बल्कि इनकी जो ख़राबी है वो दूर करने के लिए भी कोई अभी तक जो है वो इंतज़ाम नहीं किया गया और ना ही इन पुरानी मशीनों को तब्दील करने के लिए फ़ंड्स फराहम किए गए हैं, ताकि सर्विसेज अस्पताल जहां रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में पेशेंट्स हैं उनको अल्ट्रासाउंड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, नई मशीनें जो हैं वो फराहम की जा सकें। इस संगीन सूरत हाल की वजह से जो पेशेंट्स सर्विसेज अस्पताल के जो है वो मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल हैं, ना सिर्फ उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि सिर्फ एक मशीन दस्तयाब होने की वजह से जो है वो आउटडोर में आने वाला जो मरीज़ों का रश है उसमें भी उनको जो है वो तवील इंतज़ार की जहमत जो है उससे दो चार होना पड़ता है, लेकिन इस मसले का अभी तक कोई हल ना निकल सका। बहुत शुक्रिया साहिब। मंसूबों की बात करते हैं। ऑरेंज लाइन पैकेज 2 में अरबों की मुबैना बेज़ाब्तगी, मगर नैब तहकीकात इल्तवा का शिकार, रिकॉर्ड टेम्परिंग का खर्चा पैदा होने लगा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि ऑरेंज लाइन पैकेज 2 में अरबों की मुबैना बेज़ाब्तगी सामने आई है, मगर नैब तहकीकात इल्तवा का शिकार है। रिकॉर्ड टेम्परिंग का
خدشہ ہے جو کہ پیدا ہونے لگا ہے. اور آنسٹائن پیکیج 2 میں اربوں کی مبینہ بے ضابطگیوں کا یہ معاملہ ہے اور ذرائع کے مطابق ریکارڈ ٹیمپرنگ کا بھی خدشہ ہے, لیکن نیب کی جانب سے اب تک تحقیقات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں اور 25 پائلوں کی گہرائی میں رد و بدل کی تحقیقات 2 سال قبل شروع کی گئی تھی اور ابھی تک التوا کا شکار ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے ساؤتھ بٹ سے. ساؤتھ بٹ آگاہ کیجیے. بالکل اورنج لائن لاہور کی ایک بہت بڑا پروجیکٹ کے طور پر دیکھی جاتی ہے, لیکن اس کے اندر جو مبینہ پیکیج 2 میں بے ضابطگی کا معاملہ سامنے آیا تھا, جس میں ذرائع کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ 25 سے زائد جو فائلیں ہیں ان کی گہرائی میں رد و بدل کر کے کروڑوں روپے کے کک بیکس لیے گئے ہیں اور اوور آل اگر سچویشن کی بات کریں تو 1 ارب روپے سے زائد کی مبینہ بے ضابطگی کا یہ معاملہ ہے. اس کی تحقیقات ابھی تک التوا کا شکار ہے. نیب لاہور میں 2 سال قبل اس کی تحقیقات کا آغاز ہوا, لیکن کانٹریکٹر اور ایل ڈی اے کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہونے کی وجہ سے یہ مکمل انکوائری التوا کا شکار ہے. انتہائی عام نوعیت کی انکوائری تھی اور اس کے اندر کافی کچھ اوپن ہونا تھا, لیکن عدالت میں کیس ابھی تک زیر سماعت ہونے کی وجہ سے نیب ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی جو تحقیقات ہیں وہ التوا کا شکار ہے. جب تک معاملہ عدالت میں زیر سماعت رہتا ہے کسی قسم کی جو انکوائری ہے وہ نیب لاہور نہیں کر سکتا. ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے مظہر حسین خان پیکیج 2 کے, وہ اس وقت ایل ڈی اے میں چیف انجینئر کی اہم ترین اسامی پر تعینات ہیں. اہم ترین اسامی پر تعینات ہونے سے جو ریکارڈ ٹیمپرنگ کا خدشہ ہے وہ موجود ہے, کیونکہ مظہر حسین خان ہی زیر تفتیش ہوں گے اس کیس میں جب بھی یہ کیس کی تحقیقات دوبارہ سے اوپن کی جائیں گی. اور مظہر حسین خان ہی اگر پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے اور مظہر حسین خان ہی ابھی ایل ڈی اے کے چیف انجینئر ہیں, تو ریکارڈ ٹیمپرنگ کا خدشہ انہی کے پاس موجود ہے, کیونکہ جس سے ریکارڈ مانگا جانا ہے وہی اس سیٹ پر تعینات ہے. ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن میں اس کی مکمل تحقیقات کی گئی تھی. پیکیج 2 کی کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی تھیں, اس کی تحقیقات مکمل بھی کی گئی تھی, لیکن تحقیقات کو بعد میں دبا دیا گیا سابق حکومت کے پریشر کی وجہ سے. اب کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ نیب لاہور میں اس کا معاملہ زیر سماعت اور التوا کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. عدالت میں زیر سماعت ہونے کی وجہ سے کیس التوا کا شکار ہے اور اس کا ڈائریکٹ جو فائدہ ہے وہ ان لوگوں کو پہنچ رہا ہے جو اس کیس میں مبینہ کرپشن میں انوالو تھے. اس میں نیسپا کے افسران شامل ہیں, اس میں ایل ڈی اے کے افسران شامل ہیں جن کے اوپر تحقیقات چل رہی تھی, لیکن کیونکہ کیس عدالت میں زیر سماعت تو جب تک عدالت سے فیصلہ نہیں آتا کیس اسی طرح التوا کا شکار رہے گا اور اس کا فائدہ ڈائریکٹلی جو لوگ ہیں اور ریکارڈ ٹیمپرنگ کا جو خدشہ پیدا ہو گیا. بٹ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے. شہر کے ترقیاتی منصوبوں پر صوبائی اداروں نے اب تک کیا کیا, شہر میں کون سے منصوبے مکمل اور نامکمل ہیں, تمام تفصیلات طلب کی گئی ہیں. صحت, سیوریج, تعلیم اور روڈ سیکٹر کے جاری منصوبوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے علی رام سے. علی رام, کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ کیونکہ شہر میں مختلف ایسے ترقیاتی پروجیکٹ جاری ہیں جس پر مختلف صوبائی محکموں کی کارکردگی جو ہے وہ غیر تسلی بخش قرار دی گئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے. تب اس پر اب محکمہ پی این ڈی بورڈ نے باقاعدہ طور پر تمام صوبائی محکموں جن کے متعلقہ سیکٹرز کے یہ پروجیکٹ ہیں, جس میں محکمہ صحت بھی شامل ہے, اربن ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے, واسطہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ بھی شامل ہے, تو ان کے جتنے بھی متعلقہ پروجیکٹس ہیں صرف شہر میں, لاہور شہر میں, ان کی تفصیلات جو ہیں وہ طلب کی گئی. تو محکمہ صحت سے مختلف ہاسپٹلس کی جو ایمرجنسیز کے پروگرام ہیں ان کی بحالی کا منصوبہ, جس میں خاص طور پر گنگا رام کی بحالی کے لیے 90 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ حکومت پنجاب دے رہی ہے, اس پر یہ تفصیلات طلب کی گئی. اور شہر میں اسپورٹس کمپلیکس پروجیکٹ جو جاری ہیں جس میں 6-7 ارب روپے کی لاگت جو ہے تخمینہ لگایا گیا اور اس کے لیے رواں مالی سال کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات اور فنڈ جو ہے وہ بھی ریلیز کیے گئے. تو اس پر کارکردگی رپورٹ طلب کی گئی کہ اب تک کتنا بجٹ خرچ ہوا اور کہاں تک اس کی پروگرس جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو اسی پر اب واٹر ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ بھی جاری ہے اور راوی کے مقام پر جو سائفن پر لگانا تھا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ, اس حوالے سے بھی فنڈنگ کے حوالے سے بھی ایشوز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو اس پر اب رپورٹ طلب کی واسطہ حکام سے کہ یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں جو سیوریج کے نکاسیاب, فلٹریشن پلانٹس کے اور روڈ سیکٹرز کی تعمیر, پارکوں کی تعمیر, شہر خاموشیاں, ان تمام طرح کی تفصیلات طلب کی گئی کہ ان پر دیکھا جا سکے کہ آیا کہاں پر ایشوز آ رہے ہیں. کیونکہ کچھ صوبائی محکموں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ فنڈز کا ایشو ہے, فنڈز فراہم نہیں کر رہے, جس وجہ سے پروجیکٹس ہیں وہ التوا کا شکار ہے. پی این ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ان پروجیکٹ پر زیادہ اجلاس کیا جائے گا اور اس کے بعد نئے احکامات جاری کیے جائیں گے اور فوری فنڈ ریلیز کرنے کے بعد ان پروجیکٹس کو مکمل کیا. ٹھیک ہے علی رام, آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں گے کھوکھر پیلس کی غیر قانونی تعمیرات اور اراضی کی کنسالیڈیشن میں بے ضابطگیوں کے معاملے پر کھوکھر برادران کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. ایم پی اے ملک سیف الملک کھوکھر کے اینٹی کرپشن میں
5वीं पेशी हुई है। आपको बताते चलें कि मलिक सैफ अल-मुल्क खोखर की ये 5वीं पेशी है। खोखर पैलेस की गैर कानूनी तामीरात और अराजी की कंसोलिडेशन में बेज़ाब्तियों के मामले पर खोखर बरादरान के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और इसी हवाले से एमपीए मलिक सैफ अल-मुल्क खोखर की एंटी करप्शन में ये 5वीं पेशी है। खोखर बरादरान के खिलाफ एंटी करप्शन की तहकीकात जारी है। एमपीए सैफ अल-मुल्क खोखर के एंटी करप्शन लाहौर रीजन में 5वीं पेशी है। इसी हवाले से बात करेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा कार्रवाई का अहवाल। जी बिल्कुल, खोखर पैलेस की तामीरात समेत खोखर बरादरान की मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद प्रॉपर्टी और जो महकमा एक्साइज में गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं उनके हवाले से एंटी करप्शन ने तहकीकात का सिलसिला जारी कर रखा है। इसी सिलसिले में आज रुकन सूबाई असम्बली मलिक सैफ अल-मुल्क खोखर एंटी करप्शन के दफ्तर में पेश हुए हैं। उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि जो आप पे इल्ज़ामात हैं कि खोखर पैलेस जो है ये खिलाफ ज़ाब्ता तामीर किया गया है, इसमें क्या आपका क्या मौक़िफ़ है कि इसमें किस हद तक सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदारों का काम अगर कोई शिकायत करे तो उनकी शिकायत सुननी चाहिए। कानून सब के लिए बराबर है, चाहे कोई MP है, चाहे कोई MN है, कोई आम शहरी है, सब के लिए बराबर है। मुझे अदारों ने बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमें तीनों भाइयों को बुलाया गया और चीफ जस्टिस साहब ने जो हमें बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो हमने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया, ना किसी की ज़मीन हथियाई। हमारी अपनी मलकीती रकबा है। जिस ज़मीन पे हम काबज़ हैं वो हमारा मलकीती रकबा है। चाहे गाड़ियों की चेकिंग करें, एक्साइज वाले करें, हर अदारे का हक़ है। मुझे किसी इदारे से कोई शिकायत नहीं कि ये क्यों ये छानबीन कर रहे हैं। छानबीन करना उनका हक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों भाई सुरखरू होंगे और मुझे सब अदारों के ऊपर इंसाफ की तवक्को है। इंशाअल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। अच्छा, ये बताएं, एंटी करप्शन की अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कंसोलिडेशन में कुछ चीज़ें उनके मुताबिक सामने आई हैं। कंसोलिडेशन जो की गई है, जो खोखर पैलेस तामीर किया गया उसमें बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। उसके अलावा LDA का ये डोमेन था, जबकि खोखर पैलेस का जो बिल्डिंग प्लान है ये TM इकबाल टाउन से मंजूर करवाया गया। तो इसमें क्या समझते हैं आप, क्या कहते हैं? ये जो TM इकबाल टाउन से नक्शे बनवाए गए, ये 2013 में बने हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी फ़ीसें अदा की हैं, वो बैंक में जमा हुई हैं, सरकारी ख़जाने में जमा हुई हैं। चाहे वो मकसद होता है फ़ीस जमा होनी सरकारी ख़जाने में, वो चाहे LDA मेरे से ले ले, मेरे से TMA ले ले, मेरा उससे अमल दखल नहीं है। जब मैंने एप्लीकेशन दी TMA ने कहा कि फ़ीस ख़जाने में जमा करो, मैंने ख़जाने में फ़ीसें जमा करवाई और मेरे नक्शे अप्रूव हुए। सिर्फ मेरे नहीं हुए, यहाँ हज़ारों नक्शे हुए हैं। 12-13 की दहाई के नक्शे निकालें, हज़ारों के हिसाब से निकलेंगे। TMA ने किए, अभी तक इनका सिस्टम चल रहा है। TMA ने नक्शे पास करने हैं या LDA ने करने हैं। उस दिन मेयर साहब ने भी चीफ साहब को कहा था, अभी तक फैसला नहीं हुआ किसने करने हैं, इनको दे दो। अभी तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद इसी जगह पे मैंने 4 नक्शे LDA ने भी पास किए हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने 13 नक्शे मेरे पास हुए हैं और मैंने गवर्नमेंट के ख़जाने में फ़ीसें जमा करवाई हैं। और अभी इन्होंने जो ये कहा कि कोई घर इकट्ठे बने हैं, वो चीफ साहब ने कहा कि वो सब के लिए कानून बराबर है। अगर कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे कोई कमरा हुआ है तो उसकी फ़ीस डाल दें। जी बहुत शुक्रिया। मलिक सैफ अल-मुल्क खोखर रुकन सूबाई असम्बली बता रहे थे। उनका कहना है कि उन्हें इदारे जहाँ पे भी बुलाएंगे वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए जाएंगे। एंटी करप्शन ने उन्हें आज भी बुलाया था और उनके बयानात भी कलम बंद किए गए हैं। कंसोलिडेशन के मामला पर भी जो है वो खोखर बरादरान के खिलाफ FIR का अंदराज किया गया है। उसके साथ साथ खोखर पैलेस की तामीरात के सिलसिले में भी एंटी करप्शन। ठीक है रिजवान नकवी, वेलकम बैक। आपको बताएं कि FBR मुतहरिक हो गया है। FBR पर रिकवरी का जुनून तारी हो गया है। FBR अब 2 रुपए भी नहीं छोड़ेगा। FBR ने इंडस फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट मुंजमद करके 2 रुपए निकलवाए। जी बिल्कुल, इंडस फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट 13 लाख की अदम अदायगी पर मुंजमद किए गए, जबकि इंडस फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में सिर्फ 2 रुपए मौजूद थे। FBR की टीम ने अकाउंट से 2 रुपए ही निकलवा लिए और इंडस फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के जिम्मे साल 2009 का इनकम टैक्स था जो कि वाजिबुल अदा था। डेप्यूटी कमिश्नर उमर ज़ेब खान, इंस्पेक्टर इमरान जैदी, काशिफ महमूद टीम में शामिल थे, जिनकी जानिब से ये कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि FBR पर रिकवरी का जुनून सवार हो चुका है और FBR अब 2 रुपए भी नहीं छोड़ेगा। FBR ने इंडस फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स मुंजमद करके 2 रुपए निकलवा लिए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे इमामिया कॉलोनी फाटक पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहर के आमदाखिली और खारजी रास्तों पर
शहरियों को लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। जी हां, आपको बता रहे हैं इमामिया कॉलोनी फाटक पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर शहरियों को लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। तफसीलात जानेंगे शाहरुख नदीम से। जी शाहरुख, बताइएगा इमामिया कॉलोनी फाटक गुजरने वालों के लिए किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, इमामिया कॉलोनी फाटक शहर की सबसे अहम दाखिली और खारजी रास्ता है, जहां से रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। जिसने शहर लाहौर में दाखिल होना हो शेखुपुरा गुजरावाला से या शहर लाहौर से जाना हो तो उसको यहाँ ये रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। और इस रास्ते की अगर सूरत हाल की बात की जाए, इस फाटक पर इसकी हालत नहीं बदली। इस फाटक पर जब फाटक बंद होता है, ट्रेन आती है तो घंटों यहाँ बाकायदा तौर पर जो गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, उनकी लंबी कतारें लग जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ जो रोड है, रोड काफ़ी टूटा फूटा है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों की, बसेस की जो रफ्तार है वो काफ़ी सुस्त होती है, जिसकी वजह से यहाँ लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और शहरियों को जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, राहगीर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि क्या मसला पेश आता है जब यहाँ ट्रैफिक जैम हो? मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये जब यहाँ से जो ना गाड़ी गुजरती है, यानी कि गाड़ी जो है ये रुक जाती, ट्रेन वगैरह जो है ये जब गुजरती है तो इधर बहुत ज़्यादा रश लग जाता है, जिसकी वजह से हमें जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए इमरान खान साहब जो है हुकूमत से अपील है कि इस पुल को बनाया जाए ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो यहाँ से गुजरने में। यहाँ पे घंटा जो है ना लाइनें कतारें लंबी लगी रहती हैं और यहाँ पे घंटा खड़ा रहना पड़ता है। मेहरबानी है। घंटा यहाँ खड़ा रहना पड़ता है, लंबी लंबी कतारें होती हैं, जहनी अजियत से भी शिकार होते हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं यहाँ से? अस्सलाम वालेकुम भैन, तो किसी का एक्सीडेंट होए एंबुलेंस में पहुंचना मुश्किल हो जाती है। कोई एंबुलेंस नहीं पहुंच सकता, उम्मीद ही नहीं कि वर्कआउट होने मरीज हॉस्पिटल टाइम नाल पहुंच जाए। एक्सीडेंट होंदा पहले नंबर ते फाटक बंद होंदा, हर बंदे नूं लालच होंदी मैं काम ते टाइम नाल पहुंचा। लैन क्रॉस करदे लैन गड्डी वज जाती है, मोटरसाइकिलों का नुकसान होंदा है, इहदा जवाबदार कोई नहीं गा। हर बंदे नूं लालच मैं टाइम नाल पहुंचा, लेट ना होवे। गवर्नमेंट साडे हेलमेट तो पाबंदी कर सकती है, हर चीज़ तो पाबंदी कर सकती, इहदी क्यों नहीं बेनीफिट कर सकती? फाटक के पीछे टोया कड्ढिया होया, उत्थे बंदा मर गया, सड़क के नाल टोया कड्ढिया हजे तक मौजूद है, बंदा मर गया, उनका कोई जवाबदार नहीं गा। पानी खलोता है, टोए च बंदा वज्जा, तो ट्रक चढ़ गया, बंदा मौके पर फौत हो गया, उनका जवाबदार कोई नहीं। हर चीज़ के उत्ते हुकूमत पाबंदी लाती, यह चीज़ पिछले ला फाटक बंद होया कितनी दुनिया परेशान होती। एक लैन गड्डी 200 बंदा होएगा या 250 बंदा होएगा, उनके वो बंदे की वजह तो मुश्किल आती है, इनका कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दूजी चीज़ों का एक्शन लिया जाता है। नून लीग की हुकूमत जी बहुत जो लोग थे वो कह रहे थे कि यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। माजी में इससे यहाँ बाकायदा तौर पर एक्सप्रेस वे बनाने की भी बात की गई थी, मगर वो भी दावे सिर्फ दावे ही रह गए। मगर जो सूरत हाल ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि उसी तरीके से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, उसी तरीके से यहाँ जो लोग हैं वो ज़हनी अजियत का यहाँ से थोड़ा ज़हनी अजियत से दो चार हैं। बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम। जाने के बावजूद मुल्तान रोड की तामीर का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका और मंसूबे में ताखीर के बायस मुल्तान रोड पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया, जबकि मकामी आबादी में भी मंसूबे में ताखीर के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट। साल कबल लाहौर शहर की मसरूफ तरीन शाहरा मुल्तान रोड की तामीर का काम शुरू किया गया था, मगर मुतलका इंतजामिया की जानिब से ताहाल मुल्तान रोड के तामीराती काम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका। मुल्तान रोड की तामीर में ताखीर के बायस जहां ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है, वहीं मुकामी आबादी भी अपनी मुश्किलात का रोना रोती नजर आती है। शहरियों का कहना है कि मुल्तान रोड एक मसरूफ तरीन शाहराह है और उसकी तामीर में ताखीर के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है और ये जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए। अवाम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मुल्तान रोड काफ़ी दिनों से बन रहा है, इसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो अक्सर जाम रहती है, तो ये जो है जल्दी से जल्दी इसको जो है कंप्लीट करना चाहिए। काफ़ी अरसे तो मुल्तान रोड तमीर हो रही है, लिहाजा इन्हों जल्द जल्द तमीर किया, इसकी वजह से ना ट्रैफिक बहुत जाम रहती है। शहरियों ने मुतलका महकमे से अपील की है कि मुल्तान रोड के तामीराती काम को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात खत्म हो सकें। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ सालिक नवाज, सिटी 42। अब तालीम की बात करें तो 4 अरब रुपए की लागत से लाहौर समेत पंजाब भर के 15,000 स्कूलों में सोलर पैनल लगाने का मंसूबा ठप पड़ गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, मंसूबे के ठप पड़ने का जिम्मेदार कौन है?
पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 4 अरब रुपए की लागत से सोलर पैनल का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन अभी तक किसी एक स्कूल में भी सोलर पैनल नहीं लगाया जा सका। पहले मरहले में पंजाब के 15,000 स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाने थे और इसके लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे साबका हुकूमत की जानिब से। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी 100 से ज़ायद स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाने थे और अब वजह यह है कि जो नॉन सैलरी बजट जो स्कूल सरबराहान को जारी नहीं किया जा रहा, रवां माली साल की बात की जाए तो सिर्फ एक नॉन सैलरी बजट की किस्त जारी की गई है, जिसकी वजह से स्कूल सरबराहान अपनी जेब से जो है वो बिजली के बिल जमा कराने पर मजबूर हैं। अगर एक स्कूल की बात की जाए तो लाख सवा लाख रुपए बिजली का बिल आ जाता है हर महीने, जो स्कूल सरबराहान को अदा करना पड़ता है। क्या मुश्किलात पेश आती हैं? पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो सदर हैं राना ताह मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये मंसूबा था और क्या वजूहात हैं कि बिजली के बिल जो हैं आपको अपनी जेब से अदा करने पड़ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NSB जो है ये शायद छोटे स्कूलों के लिए बेहतर एक प्रोजेक्ट है, लेकिन बड़े स्कूलों के लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ यूटिलिटी के बिल NSB से पूरे नहीं होते। और अगर ये यूटिलिटी के बिल जो हैं उनके लिए कॉन्टेंजेंसी या उनके लिए ग्रांट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो शिफ्ट कर दे तो ये अदारों की वेलफेयर के लिए, उसकी अपलिफ्टिंग के लिए बेहतर हो जाएगा। और जो सोलर का प्रोग्राम है, अगर ये लोड शेडिंग के दोबारा शुरू हो गई है, अगर सोलर लग जाते हैं स्कूलों में तो बच्चों के लिए ये फिर जो अंधेरे हैं ये दूर हो जाएंगे और बच्चे जो हैं वो सोलर्स के ज़रिए, उस लाइट के ज़रिए बच्चे पढ़ सकेंगे। क्योंकि सर्दियों में पंखे चलाने की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइट ही आ जाए कमरे में तो बच्चे आसानी से जो हैं वो पढ़ सकते हैं। सोलर की इंस्टॉलेशंस पब्लिक स्कूल्स में बहुत ज़रूरी है। जी, आपने बात सुनी प्रिंसिपल राना ताह मोहम्मद का। ठीक है, जुनीद रियाज साहब का बहुत शुक्रिया। कौवा चला हंस की जाल अपनी भी भूल गया, तालीमी निज़ाम में बेहतरी के हुकूमती दावे ठुस। एक माह में शहर 60% से कम कारकर्दगी के स्कूल की तादाद 43 से बढ़कर 64 तक जा पहुंची। इसी हवाले से जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम, बताइएगा सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी गिरने की क्या वजूहात हैं? सरकार के आने के बाद शहर में स्कूलों की कारकर्दगी दिन ब दिन गिरती जा रही है। गुज़िश्ता माह की अगर बात की जाए तो शहर के 43 स्कूल ऐसे थे जिनकी कारकर्दगी 60% से कम थी, जिनकी तादाद अब रवा माह में बढ़कर 64 तक पहुंच चुकी है। शहर में अब भी 64 स्कूल ऐसे मौजूद हैं जिनकी तालीमी कारकर्दगी जो है वो 60% से कम है, किसी की 47% है, किसी की 45% है, जो कि ज़िले इंतज़ामिया और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। DC लाहौर की ज़ेर सदारत आए दिन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के इजलास बुलाए जाते हैं और इनमें सख्त अहकामात भी जो है वो दिए जाते हैं, मगर शायद इन अहकामात को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है वो हवा में उड़ा रही है, जिसकी वजह से शहर में जो तालीमी कारकर्दगी है इसकी पोजीशन दिन ब दिन डाउन जाती जा रही है। शहर के वो स्कूल जिनकी तालीमी कारकर्दगी 60% से कम है, इनमें गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मलिकपुर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जूनियर मॉडल समनाबाद, इसी तरह गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रावी रोड और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर स्कूल जो है वो अली रज़ा आबाद ये शामिल हैं। इन समेत मुख्तलिफ स्कूल जिनकी तादाद 64 है वो ऐसे हैं जिनकी जो कारकर्दगी है वो 60% पर कम है। इसी हवाले से अब डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक दफ़ा फिर से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब की गई है कि स्कूल के सरबराहान जो हैं इनको बाकायदा तौर पर इनसे एक्सप्लेनेशन तलब की गई हैं और इसके साथ साथ जवाब ना देने पर और गफलत। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर करने के लिए। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूलों ने वज़ीर तालीम के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया है। बाबा फरीद कॉलोनी कच्चा जेल में जुबैदा ग्रामर स्कूल और जीनियस ग्रामर स्कूल आज भी खुले हैं। नुमाइंदा सिटी 42 अफीफा नसरुल्लाह इस वक्त मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी अफीफा, खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुबैदा ग्रामर स्कूल में और जैसे कि आप भी जानते हैं कि वज़ीर तालीम ने सर्दी की छुट्टियों में एक्सटेंशन के हवाले से अहकामात जारी किए थे। बहुत से स्कूल आज भी खुले हैं और हम रोज़ाना आपको दिखाते हैं कोई ना कोई स्कूल खुला, बल्कि ज़्यादातर खुले होते हैं। बागबानपुरा है या कोई और भी इलाका है, तो इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बच्चे आज यहाँ पर मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि सख्त सर्दी में यहाँ पर आए हुए हैं और इनको सर्दी भी यकीनन लग रही होगी, हम सबको लग रही है, लेकिन इनके लिए तो अहकामात हैं। स्कूल इंतज़ामिया ने इनको छुट्टी नहीं दी है। और स्कूल आते हो आप? रोज़ आते हो? बच्चे रोज़ाना आते हैं और टीचर भी यहाँ पर है। टीचर से बात नहीं करें, हम बात करेंगे प्रिंसिपल से।
और उनसे बात करके उनसे जानते हैं क्या वो कहते हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है। यहाँ पर मौजूद हैं, उनके दफ्तर में हम चल रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर पहले से एक हफ्ता तकरीबन एक्सटेंशन हुई थी, आपने स्कूल क्यों नहीं बंद किया? जी स्कूल हमारे बंद थे, कल से इंशाल्लाह स्टार्ट किए हैं हमने 3 से जुमेरात से। तो आपको पता है कि छुट्टियाँ साल में उस अपने टोटल आप अपने आज तारीख पता है आपको क्या? जी 4 है। तो एक्सटेंशन कितनी देर तक की थी? कितनी देर तक की थी छुट्टियाँ बढ़ाने की मुद्दत? जी 7 को ओपन करने थे स्कूल। हाँ जी, तो ये पीर वाले दिन होने थे ना? जी बिल्कुल। फिर आज से आपका स्कूल क्यों खुला है? मैडम छुट्टियाँ आपको पता है कि पेपर आ गए, फाइनल पेपर आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के फाइनल पेपर सबके फाइनल पेपर हैं। सारी बात है कि पेपरों में हमारी इसको मजबूरी बन जाती है। यानी कि ये जो फिर बड़े स्कूल है या कोई और स्कूल है, उन लोगों ने क्यों बंद किए हैं उन सबके पेपर से? तकरीबन सब स्कूल खुले हुए हैं। नहीं, सब स्कूल नहीं खुले हैं। नहीं, अच्छा गवर्नमेंट ने अहकाम जारी किए हैं, आपका स्कूल फिर भी खुला है, क्यों? आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला? नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया कोई। ठीक है, आपका प्राइवेट स्कूल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट स्कूल है, और इनके मुताबिक इनको नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। और इस हवाले से अगर हम ये कहें कि वज़ीर तालीम अगर सिर्फ ट्विटर पर ही अहकाम जारी करते हैं और इन लोगों तक अहकाम जारी नहीं हो रहे, एक हम मीडिया भी काफ़ी ठीक है। अफीफा नसरुल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे असातिज़ा के तबादलों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ का इंकशाफ हुआ है। मेरिट के खिलाफ तबादले करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट असातिज़ा के तबादलों की स्क्रूटनी कराएगा। स्कूल एजुकेशन ने तबादलों की स्क्रूटनी के लिए 4 रुकनी कमेटी है जो कि तश्कील देती है। स्क्रूटनी कमेटी का सरबराह डायरेक्टर जनरल कायद इकबाल हुसैन को लगाया गया है। कमेटी मेंबरान में एडिशनल डायरेक्टर PMU सबा आदिल शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे कुछ पुलिस की। पंजाब पुलिस में काली भेड़ों के खात्मे, इंस्पेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने और शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए खुद एहतसाबी ब्रांच कायम कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली साही से। अली साही बताएगा मज़ीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? बिल्कुल, IG पंजाब अमजद जो है सलीमी ने अपनी तैनाती के बाद पंजाब पुलिस में एहतसाब के अमल को मजबूत बनाने के लिए खुद एहतसाबी ब्रांच कायम करने का ऐलान किया था, जिस पर IG पंजाब ने स्टैंडिंग आर्डर के ज़रिए जारी कर दिए हैं, जिसमें वाज़े तौर पर ये जितनी भी एहतसाब का अमल है उसको बेहतर बनाने के लिए IG पंजाब की जानब से डायरेक्शंस भी जारी की गई हैं। ये इस ब्रांच को एडिशनल IG रैंक का अफसर जो है वो लीड करेगा, जबकि एक DIG और इसके साथ साथ AIG इंस्पेक्शन, AIG कंप्लेंट्स और AIG इंक्वायरीज भी इसी ब्रांच का आप हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ हर रीजन में एक SP कंप्लेंट्स होगा और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। IG पंजाब की जानब से हदायत जारी की गई हैं कि खुद एहतसाबी ब्रांच को हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स मुहैया किए जाएँ। खुद एहतसाबी ब्रांच जो है वो किसी भी वक्त किसी भी ब्रांच का किसी भी यूनिट्स की इंस्पेक्शन कर सकती है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकती है। पुलिस के खिलाफ मिलने वाली तमाम शिकायत पर खुद एहतसाबी ब्रांच जो होगी वो अपने हदूद में रहकर काम करेगी और कोशिश की जाएगी कि जो भी काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ तेज़ तरीन जो है वो एक्शन लिया जाए और उनको महकमे में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होगी। इसके साथ साथ पुलिस की इमेज बिल्डिंग, सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए भी ये काम करेगी। AIG इंस्पेक्शन को वाज़े तौर पर लिखा गया है कि वो किसी भी वक्त जो है वो किसी थाने की, किसी यूनिट की, किसी भी पुलिस के मुतलका ब्रांच का ऐसे लोगों की महकमे में कोई जगह नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। लाहौर मलिक अमानत की ज़ेर सदारत ताजरान का अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास का अहवाल जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद खान अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान नई मील ग्रुप लाहौर की जो नई बॉडी तश्कील पाई है उस बॉडी का आज हाल रोड पे आम इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास की सदारत अंजुमन ताजरान लाहौर के नौमुंतखब सदर मलिक अमानत ने की, जबकि इमरान बशीर सदर हाल रोड, शबीर लब्बा और इसके अलावा बाबर अली खान, अमीन मजहर भट्ट समेत दीगर कारोबारी शख्सियात भी इस इजलास में शरीक हुई। नौमुंतखब सदूर और दीगर अहदेदारान को इस मौके पर ताजर बरदरी की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की गई और इस उम्मीद का इजहार किया गया कि जो मोबाइल फ़ोन के ताजरों को मसाइल का सामना है उसको नौमुंतखब सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक अमानत जो है वो हल करवाएंगे। इस मौके पर ताजर बरदरी की जानिब से उन्हें फूलों के गुलदस्ते और मिठाई भी तकसीम की गई। मोबाइल फ़ोन के ताजरों का ये कहना है कि हुकूमत मोबाइल फ़ोन्स जो दरामद शुदा हैं उनको बंद करने की बजाय उन पर मुनासिब शरह से टैक्स आयद कर दे ताकि ताजर बरदरी का कारोबार भी चलता रहे। जो लाखों की तादाद में फ़ोन मौजूद हैं
وہ خون بند بھی نہ ہو اور حکومت کو بھی محاصل مل سکیں۔ اس سلسلے میں تاجر برادری وزیر مملکت حماد اظہر سے کچھ ملاقاتیں بھی کر چکی ہے، لیکن ابھی تک حتمی شکل تمام معاملات کو نہیں دی جا سکی۔ ایک تاجر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا تعلق تو اس مارکیٹ سے ہے، ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جیسا فرمائیے کہ موبائل فون کے تاجران کیا چاہتے ہیں، کتنا ٹیکس لگے تاکہ گورنمنٹ کو بھی ٹیکس ملے اور موبائل فون بھی بند نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد اظہر کے ساتھ نا مارکیٹ کے ہماری یونین کے نا 3-4 راؤنڈ ہوئے ہیں بات کے، لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کو مثبت کوئی راستہ نکلا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس بھی لگ جائے اور جو ٹیکس باہر سے موبائل آ رہے ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے۔ وہ گورنمنٹ کے گلے میں بھی اتنا ٹیکس لگا دیں، گورنمنٹ کے گلے میں بھی پیسے جائیں اور عوام کو بھی ریلیف ملے، تاجروں کو بھی۔ آگے آپ کے سامنے بے روزگاری کتنی ہو رہی ہے، گورنمنٹ کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس تاجر رہنما ٹھیک ہے شہزاد خان کو بتائیں، اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے لیگی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عمر اسلم سے، لیکن کچھ دیر بعد ابھی آپ کو بتائیں گے ملک میں نااہل حکمران بن چکے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں اناڑیو کی حکومت عام آدمی پر ناکام تجربے کر رہی ہے جبکہ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ لیگی رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، سلیم برڈ، ملک خالد میں اس موقع پر موجود تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ ایل ڈی اے کا میگا پروجیکٹ پارک اینڈ شاپ ارینا پروجیکٹ کا فائنینشل ماڈل اور بزنس پلان نامرتب کرنے اور ابتدائی پلاننگ کے مطابق کنسلٹنٹ نہ رکھنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اربوں روپے کی مالیت کا منصوبہ ایل ڈی اے حکام کی ناقص پلاننگ کے باعث سفید ہاتھی بننے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، در نیاب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ در نیاب آگاہ کیجیے۔ جی اربوں روپے مالیت کا منصوبہ ہے ارینا پروجیکٹ پارک اینڈ شاپ جو کہ جوہر ٹاؤن میں بیر پنڈ کے قریب بنایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اب تقریباً اس میں 2 سال ہو چکے ہیں اور 2 سال سے یہ منصوبہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہے۔ اب منصوبہ تقریباً 80% کے قریب ہے اور اس حوالے سے جو بجٹ میں التوا ہوا وہ اپنی جگہ اور اس کے جو پیسے روکے گئے جس کے بعد ٹھیکیدار نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ اربوں روپے کا منصوبہ بھی سفید ہاتھی بننے جا رہا ہے اور اس پہ جو بزنس پلان ہے، اس کا جو بزنس ماڈل ہے وہ تاحال نہ ہی بنایا گیا ہے، نہ ہی اس کو منظور کرایا گیا ہے۔ اس کو ابھی تک کنسلٹنٹ رکھنے کے بعد اس کو منظور کرایا جانا تھا جو کہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ منصوبے کے لیے کنسلٹنٹ باقاعدہ فائنینشیل ہائر کیا جانا تھا جس نے یہ اندازہ کرنا تھا کہ یہاں پہ جو تقریباً 100 کے قریب دکانیں ہیں، خوبصورت آؤٹ لیٹس بنائے جا رہے ہیں، اس کے بعد فوڈ کورٹس بنائے جا رہے ہیں، ریکریشنل ایریاز بنائے جا رہے ہیں، اس کے اندر کس طرح سے ان کو لیز آؤٹ کیا جائے گا یا ان دکانوں کو بیچا جائے گا یا دکانوں کو بیچنے کے بعد وہاں پہ کیا ماڈل جو ہے وہ اپنایا جائے گا، اس کی پوری ایک ہیوی ایکسرسائز تو ناقص پلاننگ سے سفید ہاتھ۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو کچھ بات بتائیں گے۔ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس پنجاب کے زیر اہتمام 4تھا کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے شہباز خان سے۔ جی شہباز بتائیے گا۔ بالکل جی، ہم موجود ہیں جیلانی پارک میں اور یہاں پر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس 4تھے کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا ہے اے جی پنجاب شجاع الدین زکا نے، اور اس موقع پر گیند کھیل کر اس کا افتتاح اس ٹورنامنٹ کا کیا گیا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس ٹورنامنٹ میں 5 ٹیمیں حصہ لیں گی جو کہ لیگ کی بنیاد پر یہ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 15 کو فائنل جو مقابلے ہوں، فائنل جو کھیلا جائے گا وہ 15 جنوری کو ہوگا۔ لیگ کی بنیاد پر ڈپارٹمنٹل ٹیمز اس میں شرکت کریں گی اور جونیئر کلرکس، تمام وہ آفیسرز اور جو اہلکار ہیں، درجہ بندی کوئی نہیں، اس میں سبھی ایک میدان میں نظر آئیں گے۔ بات کریں گے ہم اے جی اکاؤنٹ سے شجاع الدین زکا صاحب۔ شجاع صاحب کہیے گا کتنا ضروری ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ یعنی احتساب کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹس مینٹیننس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے لیے۔ ٹھیک ہے راؤ دلشاد، بہت